हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 जुलाई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, पॉलिटिका स्टैटिक पार्ट और एक क्वेश्चन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की हम डिस्कवरी करते हैं तो डिस्कवरी क्यों होती है किस चीज़ की, क्योंकि हमें उस चीज़ के लिए कोई कमी फील हुई, हमें लगा कि अगर ऐसा होता तो और भी अच्छे से वर्क किया जा सकता था। तो जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था उस समय हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। इंडियन जो हैं उनको फील होता था कि अगर एक ऐसी रूल बुक होती जिसके अकॉर्डिंग लॉ बनते और जब लॉ अगर हमारे जो राइट्स हैं उनको वायलेट करते तो हम उस रूल बुक का सहारा ले सकते थे कि ये जो नया लॉ बनाया गया है ब्रिटिश रूल के द्वारा वो इस रूल बुक के अगेंस्ट है। लेकिन ब्रिटेन जो है वहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है, मतलब किसी भी लॉ की आवश्यकता है तो उस समय वो लॉ बनाया जाता है। बल्कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक रूल बुक बनाई जाती है और उसको किसी स्पेशल डेट को पास किया जाता है। ये मेजर डिफरेंस होता है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रेडिशन है उसको ब्रिटेन के द्वारा फॉलो किया जाता है। वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं उसके बारे में एक बिलीफ है कि कभी भी वहाँ की पार्लियामेंट जो है वहाँ की पॉपुलेशन के खिलाफ में लॉ नहीं बनाएगी। लेकिन जब भी ब्रिटेन ने रूल बनाया, जब भी ब्रिटेन ने कोई लॉ बनाया हमारे इंडिया के लिए तो हमेशा से वो लॉ हमारे इंडिया के लिए अगेंस्ट रहा। लॉ बनाया गया ब्रिटेन के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हमारे इंडिया में मतलब जो एग्जीक्यूटिव थे वो भी ब्रिटेन के लोग थे। जुडिशरी में अगर हमें प्रॉब्लम होती और अगर हम जुडिशरी में जाते तो जुडिशरी में भी ब्रिटेन के लोग थे। तो जब पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल के कुछ लोगों के समूह के हाथ में हो तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेरी बन जाती है। तो यही मेजर रीजन रहा कि ब्रिटेन के द्वारा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए जो भी लॉ बनाए जाते हैं हमारे इंडिया के लिए, जैसे रोलेट एक्ट हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, इसके अलावा और भी रेवेन्यू एक्ट, जिससे हमारे जो फार्मर्स हैं मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल की जो पॉपुलेशन है वो तक बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इसलिए जब हमें लगा कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली है तो सबसे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्यों? क्योंकि देखो जब हम आज़ाद हो रहे थे उसके बाद में हमारे यहाँ पर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनने वाली थी तो उसमें भी लास्ट में ये था कि कुछ लोग आकर के आपके लिए लॉ बनाने वाले थे। मतलब पूरी पॉपुलेशन आकर के जो ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लॉ बनाएगी तो कुछ लोग लॉ बनाएंगे। तो जब ब्रिटिश रूल के दौरान जो गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी हो सकती है तो बाद में क्यों नहीं हो सकती। तो इसी के आधार पर हमें लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें बेसिक नीड है, एक ऐसी रूल बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग अगर लॉ बने तो वो लॉ सही हो और अगर कोई लॉ उस रूल बुक को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी इसमें इंपॉर्टेंट रोल बनाएगा और जुडिशियल रिव्यू के तहत उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा। तो यही मेजर रीजन था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ट्रेडिशन है उसको अपनाया। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है उनको डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड के जो सीएम थे तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब देखो मेजर रीज़न क्या है कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर उत्तराखंड की जो असेंबली है उसका टर्म मार्च 2022 में ख़त्म हो जाएगा और इस समय चल रही है जुलाई 2021, मतलब 1 साल से भी कम समय का टाइम बचा है। ये जो तीरथ सिंह रावत थे वो एमपी थे, लेकिन एमपी रहते हुए उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो एज ए मिनिस्टर वर्क कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर तो हमने देखा कि उन्होंने एज ए सीएम वर्क किया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो सीएम के रूप में काम कर सकता है। लेकिन सबसे मेजर जो कंडीशन है वो ये है कि 6 महीने के अंदर
उनको मेंबर बनना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। अब हालांकि वहाँ पर जो जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें 1 साल से भी कम का समय बचा है। तो जो आरपीए एक्ट है, आरपीए एक्ट की धारा 151A के तहत ये बात है कि अगर जनरल इलेक्शन में 1 साल से भी कम का समय बचा है तो वहाँ पर बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। तो बाई इलेक्शन होंगे नहीं तो तीरथ सिंह रावत तो वो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए तो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और जब इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे तो उनको 6 महीने का जो टाइम दिया गया था कि वो चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं, वो अगर वो इलेक्शन जीत करके आते और तो वो रेगुलर अपना जो पद है, पोजीशन है, उसको कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर बाई इलेक्शन तो हो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और अब यहाँ पर किसी और को सीएम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, हमारे इंडिया के ऊपर जो आईएएफ बेस है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ। तो उसको लेकर के जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं उन्होंने एक बात बोली है कि लश्कर ए तैयबा जो है वो इस ड्रोन अटैक के पीछे हो सकता है। हालांकि जो मतलब एक कंक्लूजन होना चाहिए जिसके आधार पर आप प्रूफ के आधार पर बोल सकते हो, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से जो लश्कर ए तैयबा है उसने पहले भी इस तरीके का वर्क किया है कि वेपन्स को ड्रॉप करने के लिए नारकोटिक्स, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव जो डिवाइसेज हैं आईईडी के नाम से जिसको जाना जाता है, इनको ड्रॉप करने के लिए जो एलईडी है वो ड्रोन का यूज़ करते हुए आया है। तो उसी की इस ट्रेडिशन को देखते हुए ये माना जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा इस अटैक के पीछे हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखो, न्यू फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, तो यहाँ पर अप्रैल से जून तक का डाटा सामने आए हैं कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। तो इसमें ये बोला गया कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें इंडिया ने हाईएस्ट 95 बिलियन जो डॉलर है उसका हमने क्या किया, इतना हमने एक्सपोर्ट किया, मतलब इतना हमने बाहर भेजा सामान। लेकिन अगर हम कंक्लूजन में बात करें तो जून के महीने के लिए हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला 9.4 बिलियन डॉलर का। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन अगर आप करोगे ऑफिशियल डाटा जो रिलीज हुए हैं उसमें माना गया है कि जून के महीने में 32.46 बिलियन डॉलर से 47.34% तक जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें इंजीनियरिंग है, जेम्स है, ज्वेलरी है एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को हमें मिली है। ये जो पॉइंट्स है ना, देखो ये जो डाटा है वो हर 3-4 महीने में आते रहते हैं तो इनको याद करने की आपके लिए कोई नीड नहीं है। लेकिन ये हमें प्लस पॉइंट दिखा रहे हैं, एक होप दिखा रहे हैं कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो इंडस्ट्री एरिया है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया था। लेकिन जब हमने एक्सपोर्ट अपना बढ़ाया है तो इससे हमें ये लगता है कि इंडिया दोबारा से ग्रोथ कर रहा है और कोविड पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम हुई थी, जो स्लो डाउन हुई थी इकोनॉमी, उसको हम दोबारा से बूस्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज केरला को लेकर के है। केरला में जो टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ और हर एरिया में अफेक्टेड हुआ। अभी एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी, उसमें बोला गया कि अगर कोविड से पहले के, पेंडेमिक से पहले के टाइम की और अब के टाइम में कंपैरिजन किया जाए टूरिज्म सेक्टर को लेकर के तो काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिला है, काफ़ी जो ग्राफ है वो नीचे आ गया है। केरला में जो हाउस बोट है वेम्बनाड लेक का हम मैप देख लेते हैं। इंडिया में केरला और ये है वेम्बनाड लेक, ठीक है। वेम्बनाड लेक जो है वो अरेबियन सी से अलग होता है, अरेबियन सी से थोड़ा सा मतलब हट कर के है और एक नैरो बैरियर आइलैंड के थ्रू ये अरेबियन सी से सेपरेट होता है। तो वेम्बनाड लेक में हाउस बोट हैं उसको केरला गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और कोशिश करेगी कि टूरिज्म इंडस्ट्री को दोबारा से इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट ईयर का इसमें बताया गया कि कोविड के दौरान जब फर्स्ट वेव के बाद में दोबारा से टूरिज्म सेक्टर ओपन हुआ था तो उस समय इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा रही थी, जैसे टेम्परेचर चेक, मैंडेटरी मास्किंग, सैनिटाइजिंग बोर्ड्स एंड कंप्लीट गेस्ट डिटेल्स ऑन कोविड-19 जगराता पोर्टल।
ठीक है। इस पोर्टल के ऊपर सारी डिटेल्स भरनी होती थी कि जो भी इन हाउस बोट्स में जो भी आया है उस गेस्ट के बारे में। लेकिन अब इस समय क्या किया जा रहा है, सेकेंड वेव के बाद में कोशिश की जा रही है कि जो भी लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज ले रखी है उनको कम से कम 50% तक डिस्काउंट दिया जाए अगर वो टूरिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं, और जिन्होंने एक वैक्सीनेशन की एक डोज ले रखी है उनको 40% तक छूट दी जाए। मतलब इस बार जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसने फोकस किया है वैक्सीनेशन को लेकर के। इससे क्या होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो लोग आएंगे वो वैक्सीनेशन अपने ऊपर अप्लाई करवा के आएंगे, इससे हमारी वैक्सीनेशन की जो रेट है वो इंक्रीज़ होगी। और दूसरा, जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन की रेट इंक्रीज़ होगी, हमारा जो रूरल एरियाज है जहाँ पर अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और वहाँ पर लोगों को ये लगता है कि वैक्सीनेशन जो है वो गलत तरीके से लगाई जा रही है, तो जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि जब रेट बढ़ेगी लोगों को लगेगा कि बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रही है वैक्सीन को, तो रूरल एरियाज़ में भी ये आशा है, ये होप है कि वो लोग भी कोशिश करेंगे वैक्सीनेशन अप्लाई करवाने की। देखो ये जो न्यूज़ है ना वो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रेगुलर कोशिश कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं कि जो भी एरिया जहाँ पर इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला उसको दोबारा से रीबूस्ट किया जा सके। अब अगर वेम्बनाड लेक के बारे में हम थोड़े से बेसिक फैक्ट्स देखें तो वेम्बनाड लेक को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वेम्बनाड कायल, वेम्बनाड कोल, पुनामाडा लेक, कुट्टानाड में इसको पुनामाडा लेक के नाम से जाना जाता है, और कोची में कोची लेक के नाम से जाना जाता है। पूरे केरला में ये लार्जेस्ट लेक है और इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक है, इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक है। ये अरेबियन सी से नैरो बैरियर आइलैंड के थ्रू आपस में मतलब सेपरेटेड है, और यहाँ पर ये जो वेम्बनाड लेक है ना वो बैक वाटर स्टेज का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ट्रॉफी भी आयोजित की जाती है वेम्बनाड लेक में, वलमकली। ये इज़ ए स्नेक बोट रेस जो हर साल अगस्त के महीने में वेम्बनाड लेक में आयोजित करवाई जाती है। 2002 में ये जो वेम्बनाड लेक है इसको रामसर कन्वेंशन के तहत डिफाइन किया गया और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जो वेटलैंड्स है उस लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया। इस वेम्बनाड लेक के ईस्ट कोस्ट पर कुमाराकोम बर्ड लाइफ सेंचुरी भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हमने वेम्बनाड लेक के बारे में बेसिक फैक्ट्स को देखा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए। देखो जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो सेंटर का एक ऑर्डर है, सेंटर ने एक ऑर्डर दिया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपने मोबाइल फ़ोन में जो पोषण ऐप है, पोषण ट्रैकर ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। अब जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो इसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि आप क्या करोगे, पोषण ऐप को ट्रैक करोगे। अब जी उसके अकॉर्डिंग आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तभी तो आप कर पाओगे ना। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं बहुत सारे स्टेट में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है वो एक थ्रेटन है, हमें धमकी दी जा रही है। हमारे पास ना तो इतना पैसा है कि हम उसको इन्वेस्ट कर सके, और जब आपके पास इस तरीके का फ़ोन, आपको किसी ऐप को रेगुलर ऑपरेट करना है तो आपको जो इंटरनेट सुविधा है उसकी भी आवश्यकता होगी, तो रिचार्ज कौन करवाएगा, इसके लिए वो स्ट्रगल कर रही हैं। ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट का जो पोषण अभियान है उसी का एक पार्ट है, और इसमें जो लोग हैं जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनको ट्रैकिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, और रियल टाइम ग्रोथ किस तरीके से हो रही है इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, और इसीलिए इस एप्लीकेशन को यूज़ करने की बात बोली जा रही है। इस जो एप्लीकेशन है उसका मेन एम ये है कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं उनमें न्यूट्रिशन जो लेवल है वो कितना इम्प्रूव हुआ, कितना हमने पोषण जो प्रोवाइड करवाया तो इन कैटेगरीज में कितनी ग्रोथ हुई, उसी को ट्रैक करने के लिए ये पोषण ट्रैकर ऐप को यूज़ किया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देखो, यहाँ पर टीएमसी ने, तृणमूल जो कांग्रेस है, उन्होंने डिमांड की है कि जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उनको, तुषार मेहता, उनको रिमूवल कर दिया जाए। ये जो सॉलिसिटर जनरल है, यहाँ पर देखिए, सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकंड हाईएस्ट
सेकेंड हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री में आफ्टर अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 76 में बताया जाता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इनको असिस्ट करते हैं, मतलब किसी भी वर्क में जब भी ज़रूरत होती है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उनको असिस्ट करने का वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखो, सेंटर जो है वो स्टेट को ये कोशिश कर रही है कि जो भी आपके यहाँ पर जो भी सप्लायर्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इशू किया है रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, स्टॉक लिमिट्स एंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन स्पेसिफाइड फूड स्टफ्स ऑर्डर 2021। इसमें कोशिश की गई है कि जिस भी ग्रेन की जितनी लिमिट फिक्स की गई है उसको कुछ समय के लिए चेंज किया जाए। जो होलसेलर्स हैं, जो आपके ट्रेडर्स हैं, उनको स्टॉक किया जाए कि वो जितना स्टॉक करते हैं उससे कम स्टॉक करें, क्योंकि कोविड के दौरान जो हर चीज़ का जो प्रोडक्शन है ना उसमें कमी आई है। कमी होने की वजह से उनकी जो रेट है वो बढ़ रही है और बढ़ने की वजह से कोविड की वजह से वैसे ही लोगों की जो पॉकेट है उसके इकोनॉमी का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोगों की जो सैलरी है वो काफ़ी कम हुई है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब भी खो दी है। तो ये कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी जो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके जो प्राइस है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट इस तरीके के वर्क कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ डाटा रिलीज करेगी और कोशिश करेगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री टोल्ड ए पार्लियामेंट्री पैनल कि एजुकेशन का किस तरीके से लॉस हुआ कोविड के दौरान और उसमें किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी हमें इस तरीके के पेंडेमिक को फेस करना पड़े तो ये प्रॉब्लम दोबारा से ना हो। तो हो सकता है कि इस महीने के लास्ट तक बहुत ज़्यादा और भी डिजिटल एजुकेशन को लेकर के कुछ डाटा रिलीज़ करे एजुकेशन मिनिस्ट्री। देखो, इंटरनेट को लेकर के भी कुछ डाटा सामने आई। कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें इंटरनेट की सुविधा बहुत कम थी। इसके अलावा ना सिर्फ इंटरनेट की सुविधा बल्कि जो कंप्यूटर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी। तो जब इन सब की अवेलेबिलिटी ही कम है तो कैसे हम ऑनलाइन एजुकेशन जो अल्टरनेट ढूंढा था हमने कोविड के दौरान जब स्कूल बंद थी तो उसको हम कैसे अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर एक स्वयं प्रभा जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक वर्क था, इसमें एजुकेशन टेलीविज़न चैनल बनाए गए ताकि टीवी के थ्रू भी जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। ये जो स्वयं प्रभा है इसको इसरो ने, प्रसार भारती ने, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब ने मिलकर के ये ऐप बनाई और कोशिश की कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एजुकेशन को अवेल करवाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज देखो, भूटान में वैक्सीन की कमी है, हमने पहले भी ये देखा और इसी को लेकर के क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी वैक्सीन वहाँ प्रोवाइड करवाई थी लेकिन सेकेंड वेव के दौरान इंडिया को खुद को कमी महसूस हुई तो इंडिया ने जो सप्लाई है उसको बंद कर दिया। तो अब यूरोपियन यूनियन ने पहले भी बोला है कि हम कोशिश करेंगे, हम भूटान को वैक्सीनेशन की सप्लाई अवेल करवाएंगे। अब डेनमार्क ने बोला है कि लगभग 2.5 लाख डोजेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो डेनमार्क प्रोवाइड करवाएगा भूटान कंट्री को। नेक्स्ट न्यूज देखो, फरवरी में इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर होता है। उसमें एक कोशिश की जाती है कि जिस भी एरिया में दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है जो आगे आई थी एक दूसरे के एरिया में उसमें हम पीछे हटेंगे, मतलब एनक्रोचमेंट जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं उन्होंने विजिट की यहाँ पर और उन्होंने देखा कि डिसएंगेजमेंट के बाद में ईस्टर्न जो लद्दाख है वहाँ पर चाइना ने अपना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एयर ऑपरेशन के लिए जो भी इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है उनको और ज़्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन किया है और ज़्यादा अच्छे से क्या किया है और ज़्यादा अच्छे से उनको डेवलप किया है। ठीक है, तो CDS जो है उन्होंने ये जो चीज़ है कि किस तरीके से पीस को मेंटेन करने के लिए हम दोनों कंट्री एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, इन सब के बारे में उन्होंने विजिट की और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक्वायर की, नॉलेज गेन की कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट के बाद में भी बॉर्डर एरियाज़ में चाइना जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। CDS के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें ना तो जब 1999 में
कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसने 2001 में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि कारगिल रिव्यू कमेटी जो रिपोर्ट है उसको आप स्टडी करो। और जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने ये माना कि CDS जैसी एक पोस्ट क्रिएट होनी चाहिए। अब जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दी तो CDS की पोस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई और 2002 में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है उसको क्रिएट किया गया। 2012 में नरेश चंद्रा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि एक परमानेंट चेयरमैन होना चाहिए ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ताकि वो एलिमिनेट CDS को लेकर के जो भी एप्रीहेंशंस हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। जो CDS की जो पोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर कमेटी दिसंबर 2016 उन्होंने भी इसकी रिकमेंडेशन दी थी। जो CDS है उसका मेन काम ये है कि जो हमारी 3 सर्विसेज हैं उनके बीच में एक तरीके से यूनिटी को डेवलप करे। द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स विल ऑल्सो बी हेडेड बाय द CDS जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसको भी हेडेड करता है। ये इंश्योर करता है कि जॉइंटनेस इन ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द 3 सर्विसेज, मतलब इन तीनों में यूनिटी हो। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें भी यूनिटी क्रिएट की जाए, आपके जो भी वेपन्स है, लॉजिस्टिक्स हैं, उनको 3 सर्विसेज एक साथ में अवेलेबल करवाई जाए। इसकी जो CDS जो पोस्ट है इसकी जो सैलरी होती है वो एक सर्विस चीफ की तरह, एक सर्विस चीफ जो होता है उसके इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, तो ये CDS की जो पोस्ट है उसके बारे में हमने बेसिक फैक्ट देखे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है उसके लेकर के यहाँ पर बोला गया है कि जो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी डोमिनेंट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके खिलाफ ज़्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट करता है J&J वैक्सीन। नेक्स्ट न्यूज, उड़ीसा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें हॉस्पिटल में एक पर्सन की वाइफ की डेथ हो जाती है और उसको नीचे लाने के लिए, मतलब व्हीकल तक लाने के लिए जो हॉस्पिटल है वो मना कर देती है कि आप अपने खुद के हिसाब से लेकर के जाओ। तो अपनी वो वाइफ की डेड बॉडी को अपने हाथों में लेकर के नीचे लेकर के आते हैं, जहाँ पर व्हीकल में वो अपनी डेड बॉडी को, अपनी वाइफ की डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं। ये जो इंसिडेंट है ना 2016 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको दाना माजी का एक केस हुआ था कि उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और वो 12 किलोमीटर तक अपने कंधे पर अपनी वाइफ की बॉडी को लेकर के आ जाते हैं। काला हांडी ये केसेज में इसको बोला जाता है। अब ये दाना माजी जो एपिसोड था ना 2016 का, उसके बाद में उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने महाप्रयाण नाम से एक सर्विसेज स्टार्ट की थी ताकि जो भी बॉडीज़ हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, उनको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हेल्प के लिए प्रोवाइड की जा सके। लेकिन देखो कोई भी प्लान बनाना, कोई भी इनिशिएटिव स्टार्ट करना, कोई भी जो योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको बनाने से ज़्यादा। तो यहाँ पर बनाई गई योजना, बनाई गई स्कीम बनाई गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है वो बेसिक लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर अभी भी अच्छे से नहीं हो पाया है। नेक्स्ट न्यूज देखो, ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपियन यूनियन से जो UK है बाहर आया, लेकिन बहुत सारे यूरोपियन यूनियन के मेंबर अभी भी हैं, वो चाहते हैं कि ब्रेग्जिट होने के बाद में वो UK में रहना चाहते हैं। UK जो सिटीजन्स हैं उन्होंने UK में रहने के लिए अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज, US की जो सेना है वो अफगानिस्तान से बाहर जा रही है और 9/11 की जो एनिवर्सरी है उस समय उन्होंने टारगेट फिक्स किया है कि उसके पहले वो वहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन दो डेकेड हो गई, 2 डेकेड्स के बाद में US ने जो अफगान का बेस है, मिलिट्री बेस है, बगराम एयरफील्ड के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसमें 2 दशक से यहाँ पर US का कब्जा था, US ने इसको दोबारा से अफगान फोर्सेस को सौंप दिया है। अलकायदा के खिलाफ में लड़ने के लिए US ने यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश करने के लिए अफगानिस्तान में जो डेरा जमाया था अपना 2 साल पहले, ताकि कोशिश की गई थी कि टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके। हालांकि देखो टेररिज्म को कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जा सका, कोशिश की जा रही है कि पीस एस्टेब्लिश किए जाए, लेकिन US यहाँ से बाहर जा रहा है। हालांकि उन्होंने बोला है कि जब भी अफगानिस्तान को ज़रूरत होगी, जिस भी एरिया में ज़रूरत होगी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान को हेल्प प्रोवाइड करवाई जा सके। नेक्स्ट न्यूज,
एक यूएस की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बोला है कि इस पेंडेमिक की बात में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ना सिर्फ ये वर्ल्ड लेवल पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बल्कि इंडिया में भी ये बेहतरीन तरीके से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पर तो जो चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग है वो काफ़ी बढ़ गया है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई, उन बच्चों का इलीगल तरीके से एडॉप्शन किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखो, इंडिया ने मालदीव को एक लेटर लिखा था और उनको ये बोला गया था कि आप वहाँ पर अपने जो भी वर्क है उसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, जो हमारे मीडिया रिपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर अटैक किया जाता है और अटैक करने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने मीडिया रिपोर्टर्स को एक बात बोली है कि आप इस तरीके की जो न्यूज़ है, जो झूठी न्यूज़ है, उसको पब्लिश मत कीजिए, जिसकी वजह से जो हमारे दो कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो प्रॉब्लम हो सके, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। जो भी मेलिशियस मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर वर्क कीजिए, कुछ भी गलत न्यूज़ को फैलाइए मत, स्प्रेड मत कीजिए। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।